गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स अब हम लोग आइडल टाइम के कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे। आइडल टाइम क्या होता है? आइडल टाइम वो टाइम होता है जिस टाइम पर हम पैसे तो देते हैं बट हमें प्रोडक्शन नहीं मिलता है। सो द टाइम ड्यूरिंग विच नो प्रोडक्शन इज कैरिड आउट बिकॉज द वर्कर रिमेन आइडल बट आर पेड। इन अदर वर्ड इट इज द डिफरेंस बिटवीन द टाइम एंड द टाइम बुक्ड। Idle time can be normal or abnormal. The time for which the employees were paid, including holiday, paid leaves, allowed rest of all times. So normal idle time क्या है? Which cannot be avoided. होगा ही होगा। जैसे अगर कोई वॉशरूम जाएगा तो उस टाइम पर उसे दे नहीं पड़ेगा। जैसे टाइम लॉस बिटवीन फैक्ट्री गेट एंड द प्लेस ऑफ वर्क। अब वो जो एंट्री आएगा तो जैसे फैक्ट्री के गेट से और अब जहाँ पे काम कर रहा है उतनी देर में चल के जाएगा। टाइम इंटरवल बिटवीन वन जॉब टू अनदर, सेटिंग टाइम ऑफ मशीन, नॉर्मल रेस्ट टाइम, ब्रेक, लंच, ये सब आपके नॉर्मल टाइम है। इसी तरीके से एबनॉर्मल टाइम होते हैं। अगर बिजली चली जाए, ब्रेक डाउन हो जाए मशीनरी में, रॉ मटेरियल ना हो, स्ट्राइक हो जाए, ठीक है, एक्सीडेंट हो जाए, तो ये आपके जो बेकार टाइम जाता है वो आपका एबनॉर्मल आइडल टाइम होता है। चलिए एक कोई प्रॉब्लम लेते हैं, ठीक है, पढ़ते हैं। X, an employee of ABC company, gets the following emoluments एंड बेनिफिट। बेसिक पे है उसकी, डीए है, बोनस है, अदर अलाउंस है, ईपीएफ है। एक्स वर्क्स 24 आवर्स पर एनम, आउट ऑफ विच 400 आर नॉन प्रोडक्टिव एंड treated as normal idle time. You are required to find out the effectively hourly cost of the X. फ्रेंड ये 400 घंटे उसके नॉर्मल है तो आवरली कॉस्ट हमें निकालनी है, ठीक है। तो हम देखेंगे इसकी बेसिक पे कितनी है, 10,000 इंटू 12, ये 1,20,000 हो गई। महीने पर एनम की बात कर रहे हैं। इसके बाद डीए, तो 2,000 इंटू 12, 24,000। बोनस 20% ऑफ बेसिक प्लस डीए, 28,800, ठीक है। इसके बाद अदर अलाउंसेस, तो ये 30,000 एंड एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू पीएफ 10% है बेसिक का, तो ये आपका 14,400 हो गया, ठीक है जी। इसका टोटल करें तो दिस कम्स टू 2,17,200, ये टोटल आ जाता है। अब हम कहेंगे इफेक्टिवली वर्किंग आवर्स निकालें। वो कितने होंगे? 2,400 में से 400 घंटे तो इसके बेकार हैं, तो 2,000 घंटे। सो इफेक्टिव आवरली कॉस्ट क्या आएगी? ये आती है 108.60 रुपये, ठीक है जी। ये हमारी इफेक्टिवली आवरली कॉस्ट आ रही है। चलिए अगली प्रॉब्लम देखते हैं, पढ़ते हैं। In a factory, 6 days in a week,
and 8 hours each day, a worker is paid 100 rupees per day plus basic of 120% of the basics. He is allowed to take 30 minutes off during his hour shift for meals breakdown and 10 minutes recess for rest. During a week, his card shows that his time was chargeable to जॉब एक्स वाई जेड, ये 3 पे इतने इतने घंटे उसने काम किए. टाइम नॉट बुक्ड वाज वेस्टेड वाइल वेटिंग फॉर अ जॉब. इन कॉस्ट अकाउंटिंग हाउ वुड यू एलोकेट द वेजेस ऑफ द वर्कर फॉर द वीक. तो फ्रेंड्स, ये बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन आ गया है. हमें देखना है कि भाई हमने कितने घंटे उसने काम किया है. उसने काम किया है 12 घंटे, 15 घंटे और 13 घंटे. ठीक है, चलिए. तो उसकी टोटल वेजेस हम देखेंगे कितनी आ रही है. तो आवरली रेट निकल आएगा. ये वीक की वेजेस है. एक वीक है मतलब 7 दिन की वेजेस है. चलिए करते हैं इसको. तो लिखेंगे नंबर 1, इफेक्टिव आवर्स इन अ वीक. 8 आवर्स में से उसे 0.5 आवर्स का तो मिला है, या 0.5 आवर्स की जगह इसको मिनट्स में कर देते हैं. 480 मिनट्स में उसे 30 मिनट्स तो लंच के मिल गए और 10 मिनट्स रेस्ट के मिल गए. तो ये आते हैं हमारे 44 आवर्स आते हैं जो पूरे वीक में काम किया है. नंबर 2, टोटल वेजेज जो उसे मिलेंगी 100 रुपये उसकी बेसिक है और 120 रुपये का डीए है. सो वेजेज पर आवर कितनी आई? 30 रुपये पर आवर की वेजेज आ गई. अब देखिए उसने जॉब एक्स वाई और जेड पे काम जो किया है वो 15 घंटे किया, 12 घंटे किया और 13 घंटे किया. तो 40 घंटे उसने काम किया अलग पे. और जो टाइम नॉट बुक्ड है वो 4 घंटे. तो ये 44 घंटे हो गए. ये तो जॉब पे चार्ज हो जाएगा और ये हो जाएगा कॉस्टिंग P&L में. इंटू 30, 450 आप इससे चार्ज करेंगे, 360 इससे, 390 इससे और 120 आप कॉस्टिंग P&L में चार्ज करेंगे. तो इस तरीके से टोटल 1320 जो उसकी वेजेज है वो अलग अलग जगह चार्ज होगी. ठीक है फ्रेंड्स, तो आई होप ये पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर है आइडियल वेजेज का. चलिए अब हम लोग अगला कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं. वो कॉन्सेप्ट है हमारा ओवर टाइम का. ओवर टाइम होता क्या है फ्रेंड्स? ओवर टाइम का मतलब है जैसे किसी भी बंदे का जो एक डे टाइम है, एक नॉर्मल घंटे की उसकी शिफ्ट होती है, उसके ऊपर अगर वो काम कर रहा है तो वो आपका ओवर टाइम है. जब भी हम किसी से ओवर टाइम कराएंगे तो हमें उसका कुछ प्रीमियम देना पड़ता है, तो वो कहलाएगा हमारा ओवर टाइम प्रीमियम. ठीक है, चलिए. सो ओवर टाइम क्या है? वर्क डन बियॉन्ड नॉर्मल वर्किंग आवर इज एन ओवर टाइम. ओवर टाइम पेमेंट इज द अमाउंट ऑफ वेजेस पेड बियॉन्ड प्लस सम प्रीमियम. देखिए, सो नाउ ओवर टाइम प्रीमियम क्या है?
The rate of overtime work is higher than the normal time rate. Usually it is double. Usually it is double. The extra amount so paid is called overtime premium. अब यहाँ पर एक रूल लिख दिया इन्होंने कि द ओवर टाइम प्रीमियम शैल नॉट बी लेस देन द प्रीमियम कैलकुलेटेड एज पर स्टैट्यूट. सो एज फैक्ट्रीज एक्ट 1948 कहता है कि वेयर अ वर्कर वर्क्स इन अ फैक्ट्री फॉर मोर देन 9 आवर्स इन अ डे और 48 आवर्स इन एनी वीक, ही शैल इन रिस्पेक्ट ऑफ द ओवर टाइम वर्क shall be paid the rate at the double of the ordinary rate of wages. Where any worker are paid on a piece rated basis, the time rate shall be deemed to be equivalently daily average of their full time earning on which they actually worked on the same or identical job during the month. Okay, ordinary rate of wage means basic wage plus such allowances including the cash equivalent of the advantage accruing थ्रू द कंसेशनल सेल टू वर्कर्स. फूड वगैरह वो सारी उसमें कॉस्ट में जुड़ जाएगा. ओवर टाइम होता क्यों है? ओवर टाइम बेसिकली किसी भी वजह से हो सकता है. जैसे आपका प्रोडक्शन होना है तो बुला लिया कि भाई जल्दी कर लो, ठीक है, तो इसके बेसिस पर हमारे ओवर टाइम्स होते हैं. चलिए एक प्रॉब्लम करते हैं ओवर टाइम की. चलिए ये इन्होंने प्रॉब्लम दी हुई है, ये कर लेते हैं या कोई और कर लेते हैं, देख लेते हैं कौन सी करें. चलिए सो इस प्रॉब्लम को देखते हैं. Calculate the earning of A and B from the following particulars for a month and allocate the labor cost to each job X, Y, Z. इन्होंने कहा इससे अर्निंग निकालिए और फिर इनकी लेबर कॉस्ट को एलोकेट भी कर दीजिए. चलिए करते हैं. बेसिक बेस दे रखी है ए और बी की, डीए दे रखा है, पीएफ का कंट्रीब्यूशन है, ईएसआई का कंट्रीब्यूशन है, ओवर टाइम है. Normal working hours for the month are 200. Overtime is paid at the double the total of normal wages and DA. Employer contribution are equal rates and employer contribution. Okay, the two workers are employed on these jobs. तो ये तो अगला स्टेप है जो हमें जॉब्स पे हम एलोकेट करेंगे. पहले हमें इनकी वेजेज निकालनी होगी. चलिए निकालते हैं वेज. थोड़ा ध्यान से करना होगा. ओवर टाइम हमारा है 10 घंटे का. ए के केस में 10 घंटे का ओवर टाइम है. ओके, बी के केस में नहीं है. चलिए करते हैं इसको. ठीक है, तो ए और ये बी. वेजेज कितनी है? 10,000 एंड 5,000. तो बेसिक वेजेज हो गई हमारी. फॉलोइंग फॉर अ मंथ एंड एलोकेट द लेबर कॉस्ट. तो बेसिक वेज हो गई 10,000 एंड 16,000. ठीक है. डीए कितना है? 50%. इसका मतलब है 5,000 और 8,000. ये आपका डीए हो गया. ठीक है जी. अब एम्प्लॉयर का जो कंट्रीब्यूशन है वो कितना है? 8% है. तो 8% किस चीज़ का है? 8% है बेसिक का. तो 8% ये आता है हमारा 800 और 1280. एम्प्लॉयर का जो ईएसआई में है वो 2% है. तो ये 200 और ये 320.
ठीक है जी, ओके। अब यहाँ पर चाहिए क्वेश्चन में कि ए को ओवर टाइम मिला है कितने घंटे का, 10 घंटे का। तो ए को जो ओवर टाइम है वो हमें देखना होगा कि भाई इनको कितना प्रीमियम मिलेगा। सो ओवर टाइम की पेमेंट और दे देते हैं हम। सो ओवर टाइम की पेमेंट कितनी होगी, दैट विल बी हाउ मच, 10 घंटे की इन्हें पेमेंट करनी है। तो एक वर्किंग नोट बना लेते हैं। इसमें क्या है देखिए, इनकी जो बेसिक प्लस डीए है वो आ रहा है 15,000 ए का। नंबर ऑफ आवर्स कितने हैं जो नॉर्मल हैं, वो 200 घंटे। दैट इज आवरली रेट कितना आएगा, 15,000 डिवाइडेड बाई 200, दैट कम्स टू 75। तो ओवर टाइम रेट क्या होगा, 2 इंटू आवरली रेट, वो हो जाएगा 150। तो इनको 1,500 रुपये आपकी ओवर टाइम की पेमेंट मिलेगी। क्लियर है ना, यस। अब ये पेमेंट हमारी जो है वो एलोकेट होनी है। टोटल कितना है, 16,000, 17,500 और वर्कर वी की कितनी हो जाएगी, 24 और 1600, 25,600। सो दिस इज बेसिकली द लेबर कॉस्ट। अब एलोकेट कर दें, एलोकेशन ऑफ लेबर कॉस्ट की बात करेंगे। तो यहाँ पर हमारी यहाँ जाएगी जॉब एक्स, जॉब वाई और जॉब जेड, और यहाँ पे लेबर कॉस्ट। वर्कर ए जो नॉर्मल कॉस्ट है वो तो हमारी है 16,000 और जो ओवर टाइम है वो 1,500 है। और वर्कर वी के केस में नॉर्मल है वो 25,600 है। ऐसा ही है। अब इन्होंने क्या बताया कि जो ओवर टाइम है वो किसके लिए दिया है, क्वेश्चन में नीचे लिख दिया है ओवर टाइम इज डन ऑन जॉब वाई, वाई पे ओवर टाइम हुआ है। तो ये 1,500 रुपये तो सीधे सीधे वाई को दे दीजिए, ठीक है जी। और 16,000 को एलोकेट कर दीजिए 40-30-30 के रेशियो में। तो 6,400, 4,800, 4,800, ठीक है जी। और 25,600 को एलोकेट कर दीजिए 50-30, 20-30 के रेशियो में। तो 50 में आ जाएगा ये 12,800, 5,120 एंड 7,680, ठीक है। तो टोटल हो गया 43,100, 19,200, 12,480, ये टोटल आपका हो गया, ठीक है। वैसे क्वेश्चन में पूछा नहीं है, पूछा है क्या, देख लेते हैं। अच्छा, पूछा है इन्होंने, कैलकुलेट दी अर्निंग ऑफ ए एंड बी। अगर ए एंड बी की अर्निंग की बात करेंगे तो वो हमारी
तो हम लिखेंगे बेसिक प्लस डीए, इसमें है 15,000 और इसमें है 24,000, ठीक है। ओवर टाइम कितना है? 1500। इसमें से माइनस करेंगे हम पीएफ का कंट्रीब्यूशन 800, 1280 और ईएसआई का कंट्रीब्यूशन 200, 320। ये दोनों चीज़ें माइनस हो जाएंगी, तो ये इनकी अर्निंग आ जाएगी 15,500 एंड 22,400, ठीक है जी। तो इस तरीके से ए और बी की हमारी अर्निंग निकल आई। क्वेश्चन में जो पूछा था वो हमने कर दिया। फ्रेंड्स, ये हमने आइडल टाइम एंड ओवर टाइम सीखा। अब हम नेक्स्ट कंसेप्ट लेते हैं। चलिए, एक क्वेश्चन और है, वो और कर लेते हैं। ये क्वेश्चन देखें। पढ़ते हैं इस क्वेश्चन को। क्या कहते हैं ये क्वेश्चन? इन अ फैक्ट्री द बेसिक वेज रेट इज 100 पर आवर। एक मिनट देखें, 100 रुपीज़ पर आवर्स, तो ये 100 कर दीजिए। एंड ओवर टाइम रेट्स आर एज एंटर बिफोर एंड आफ्टर नॉर्मल वर्किंग आवर्स दे रखा है इन्होंने, ठीक है जी। बिफोर एंड आफ्टर नॉर्मल वर्किंग आवर्स दे रखा है। ड्यूरिंग द प्रीवियस मंथ ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर फॉलोइंग आवर्स वर वर्कड। नॉर्मल आपका इतना है, ओवर टाइम इतना है, और संडे सैटरडे को इतना है। द फॉलोइंग आवर्स हैज बीन वर्कड ऑन जॉब जेड। So, अब you are required to calculate the labor cost chargeable to job Z and overheads in each of the following cases. Number 1, when overtime is worked regularly throughout the year as a policy due to labor shortage. Number 2, overtime is worked irregularly to meet the requirement of the production. And number 3, overtime is worked at the request of the customer. अब तीनों केसेस में आप क्या ट्रीटमेंट करेंगे वो समझना है। चलिए शुरू करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, आपकी जो बेसिक वेज रेट है वो है आपका 100 रुपीज़ पर आवर। ये दिया है क्वेश्चन में। सो ओवर टाइम बिफोर एंड आफ्टर वर्किंग आवर्स वो आ जाएगा 175% ऑफ 100, दैट इज 175 रुपये। ओवर टाइम ऑन संडे एंड हॉलीडे ये आपका 225% आएगा, तो ये 225 रुपये हो जाएगा, ठीक है। अब इन्होंने टोटल आपकी वेजेस की एलोकेशन दे रखी है। ये 1,00,000 घंटे हैं, ये आपके 20,000 घंटे हैं, और ये आपके ये। सो लेबर कॉस्ट की हम बात करें, एक तो है हमारा नॉर्मल टाइम 1,00,000 घंटे हैं, 100 रुपये से अगर देखा जाए तो ये बनती है 1 करोड़, ठीक है। बिफोर एंड
आफ्टर वर्किंग आवर्स हमारे 20,000 घंटे हैं, 175 से करेंगे तो ये हमारे आ जाते हैं 35 लैक्स। और संडे एंड सैटरडे की बात करें तो ये हमारे 5,000 घंटे हैं, 225 से करेंगे तो ये हमारे हो जाएंगे 11,25,000। तो टोटल करते हैं हम तो 1,46,25,000 हो जाते हैं, और ये हो जाते हैं आपके 1,25,000 घंटे। सो एवरेज इन्फ्लेटेड वेज रेट अगर हम निकालें 1,46,25,000 अपॉन 1,25,000, तो ये आता है हमारा 117 रुपये। ठीक है जी, 117 रुपये पर आवर का हमारा रेट आता है। अब यहाँ 3 अलग अलग केस हैं। पहले तो क्या है, हमारे यहाँ रूटीन है। अगर रूटीन है तो फिर सारी जो लेबर है, जो रेट है वो इस रेट से चार्ज कर लें। तो पहला केस ओवर टाइम एज अ पॉलिसी। ठीक है, अगर एक ओवर टाइम एज अ पॉलिसी है, देन ओवर टाइम प्रीमियम shall be treated as labor cost and job should be charged at inflated rate। तो जॉब जेड को जो लेबर कॉस्ट आएगी वो कितने घंटे हैं, देखो जरा, 1125 घंटे। तो 1125 घंटे आप 117 रुपये से चार्ज करेंगे तो 1 लाख ये आपकी हो जाएगी। अब बी की बात करते हैं। ओवर टाइम हमारा है ड्यू टू प्रोडक्शन की रिक्वायरमेंट है। ठीक है ना, इस केस में जो बेसिक वेज है shall we charge as लेबर कॉस्ट, एंड जो ओटी प्रीमियम है चार्ज टू फैक्ट्री ओवरहेड्स। ठीक है नी, तो इस केस में जो लेबर कॉस्ट है जेड की वो 1125 घंटे इंटू 100 रुपये, दैट इज 1,12,500। और जो फैक्ट्री ओवरहेड होंगे वो होंगे, जो 100 घंटे हैं वो तो 75 रुपये से लेके जाएंगे, और जो 25 घंटे हैं वो 125 रुपये से लग जाएंगे। 175 माइनस 100 एंड 225 माइनस 100, तो ये आता है हमारा 7,500 एंड 3,125, दैट इज 10,625। ये हमारे फैक्ट्री ओवरहेड हो जाएंगे जो आपने ओवर टाइम दिया है। और तीसरा है आपका सी केस। आपके पास रिक्वेस्ट आई है किसकी, कस्टमर की,
OT एट रिक्वेस्ट ऑफ कस्टमर। जब आप कस्टमर की रिक्वेस्ट पे करेंगे तो उसी से चार्ज करेंगे। सो OT प्रीमियम shall be charged to job, that is labor cost to जॉब जेड। एक तो बेसिक आएगी, वो आ जाएगी 1,25,000। फिर OT प्रीमियम जो 100 आवर्स का है उसका 7,500 है, और जो 25 आवर्स हैं उनका 3,125 है। तो 12, ये पूरी आपकी लेबर कॉस्ट आ जाएगी। तो कहने का मतलब ये है कि अगर एक पॉलिसी है आपके यहाँ लेबर कम होती है तो आप फिर एक इन्फ्लेटेड रेट से बुक कर लीजिए। अगर चूंकि इमरजेंसी में आप कर रहे हैं तो जो भी ओवर टाइम का प्रीमियम है वो आप बुक कर दीजिए फिर अपने बुक कर दीजिए आप अपने कहाँ पर, ओवरहेड्स में। और अगर कस्टमर ने कहा है कि नहीं भाई जल्दी प्रोडक्शन कर दीजिए तो फिर कस्टमर से रिक्वायर करिए। ठीक है, चलिए, तो ये हमारे ओवर टाइम के कॉन्सेप्ट थे। अब हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट ले रहे हैं, वो है लेबर यूटिलाइजेशन। चलिए, ये छोटा सा कॉन्सेप्ट है, इसके बाद फिर हम इंसेंटिव्स के कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे। So for identifying utilization of labor, a statement is prepared generally weekly for each department. This statement should show the actual time paid for, the standard time allowed for, and the abnormal idle time analyzed. So identification of utilization of labor with cost center. Frankly, सीधा पर्पज़ ये है कि वो हमने जो लेबर कॉस्ट पे की है उसका यूटिलाइजेशन कहाँ कहाँ किया है। तो हर डिपार्टमेंट बताएगा हमारे यहाँ इतने घंटे, हमारे यहाँ इतने घंटे, हमारे यहाँ इतने घंटे, तो पता चलेगा कि ये लेबर इतनी टाइम वेस्ट कर रही है। तो उस लेबर से कहा जाएगा कि भई आप अपना प्रोडक्टिव टाइम बढ़ाइए, यूटिलाइजेशन टाइम बढ़ाइए। ठीक है। सो आइडेंटिफिकेशन ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ लेबर विद द कॉस्ट सेंटर, अ वेज एनालिसिस शीट इज प्रिपेयर्ड। Wage analysis sheet is a statement in which total wages paid are analyzed according to cost center, jobs, works, orders. ठीक है जी। So identification of labor hours with work order और wages और capital, दोनों केसेस में हम यही फाइंड आउट करेंगे कि भाई ये लेबर कॉस्ट को हमने कहाँ कहाँ खर्च किया है। आई होप ये जो लेक्चर है आपका, जिसमें हमने आइडल टाइम, ओवर टाइम और आइडेंटिफिकेशन ऑफ लेबर पढ़ा है, ये आपको समझ आया होगा और आपके लिए यूज़फुल रहेगा। थैंक यू वेरी मच।